हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग पढ़ने वाले हो कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो अध्याय 2 है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। ठीक है दोस्तों। और इससे पहला जो अध्याय था वह था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो जो जो विद्यार्थी पिछले क्लासों को नहीं देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। वो सभी क्लास को आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्लास को। और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो सबसे पहले नीचे में जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकॉन की घंटी है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे द्वारा जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। यदि आपके पास में एनसीईआरटी का बुक है तो उसको अपने सामने में रखें, या फिर कोई भी यदि कंपनी का बुक है तो उसको अपने सामने में रखें, लेकिन साइंस का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसको अपने सामने में लेकर बैठिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों आपको इस तरह से कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। जिस तरह आपको अभी लाइन बाय लाइन आपको बताया जाएगा आप लोगों का बुक से, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा के आपको समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बता रहा कि आपने पिछली कक्षाओं में, ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद जो होता है वो भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। किसके कारण होता है? अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है भोजन का खट्टा और कड़वा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है, यदि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, ठीक है दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, ठीक है दोस्तों, यदि कोई आपके सदस्य आपके घर में जो कि भोजन करने के कारण अम्लता, मतलब आपको मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा खा लेता है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा यदि अत्यधिक भोजन कर लेता है तो उसका पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं कि अम्लता से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों। तो उसके पेट में जो है अम्ल हो जाता है ज़्यादा। उसके बाद बता रहा तो आप कौन सा उपचार को सुलझाएंगे? ठीक है। पहला जो बता रहा हूँ वो नींबू पानी, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का विलयन, आप इनमें से कौन सा उपयोग करेंगे? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है, उपचार बताते समय आप जब उसका उपचार बताओगे तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखोगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करता है। आपको मालूम है दोस्तों कि अम्ल एवं क्षारक जब दोनों एक साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। दोनों उदासीन होके दोनों जो है, जैसे कि प्लस माइनस दोनों मिल जाता है दोस्तों, तो दोनों जो है खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार जब अम्ल और क्षारक दो जब एक साथ मिलता है तो दोनों उदासीन हो जाता है और वो जो है उसका प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे बता रहा है कि आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। ठीक है। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। उसके बाद बता रहा है, याद कीजिए कि कैसे आपने बिना स्वाद चखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। ठीक है दोस्तों, आपने पिछले कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ आगे बता रहा है कि आप जानते हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पास में एक कॉपी भी रखिएगा, ठीक है, जिसमें आप नोट डाउन करके लिखते चलिएगा। जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा कि नोट डाउन कीजिए, उसी को आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता रहा, आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ बता रहा है, जबकि क्षारकों का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसको भी यहाँ से यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक सूचक है क्या? लिटमस। उसके बाद यहाँ बता रहा है, इसी प्रकार जो है हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। ठीक है। हमारे घरों में हल्दी जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। ठीक है। ऐसा ही एक सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि
श्वेत कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग, ठीक है, आपको ध्यान देना की बात है कि जब कोई भी सफ़ेद कपड़ा होता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें सब्जी का दाग या फिर कोई भी दाग धब्बा लग जाता है, जब उसमें क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन, ठीक है दोस्तों, जो साबुन होता है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है वो होता है क्षारकीय प्रकृति का, ठीक है दोस्तों, क्षारकीय प्रकृति का होता है, जो कि आगे बता रहा, तब उस पर धब्बे का रंग जो है वो भूरा हो जाता है, ठीक है। धब्बे का रंग क्या हो जाता है दोस्तों, जब उसमें साबुन को जब बुलाते हैं तो उसका रंग हो जाता है भूरा भूरा और थोड़ा लाल हो जाता है। उसके बाद आगे बता रहा है कि लेकिन कपड़ों का अत्यधिक जल से धोने से, कपड़ों को यदि ज़्यादा जल से धोते हैं तो उसके पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ बता रहा अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक, जैसे इसके बारे में आपका आगे क्वेश्चन भी बनाया गया दोस्तों कि ऐसे 3 प्रकार के सूचक का नाम बताएं, ठीक है। सूचक आपको पूछेगा जिसमें आप अम्ल और क्षारक की जाँच करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले जो आपको बताया गया एक लिटमस, ठीक है दोस्तों, लिटमस। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना, यहाँ दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको बताना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन आपको बना के लिखना है कि 3 प्रकार के सूचक का नाम बताएं जिसमें जो है अम्ल और क्षारक की प्रकृति की हम जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 1 नंबर में लिखना है लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र। दूसरा आपको लिखना है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। और तीसरा आपको लिखना है ये फिनोल्फथेलिन, ठीक है, फिनोल्फथेलिन, ये आपको लिखना है, का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ आगे बता रहा है, इस अध्याय में हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों, कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। उसके साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत से रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लिटमस। अब चलिए देखते हैं लिटमस क्या होता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया लिटमस। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि लिटमस क्या होता है, चलिए इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा लिटमस विलयन जो है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है दोस्तों। लिटमस जो है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो कि थेलोफाइटा समूह के लीचेन, ठीक है, एक पौधे का नाम होता है। एक पौधे का नाम क्या होता है दोस्तों, उस पौधे का नाम है लीचेन, और इसी से निकाला जाता है लिटमस, ठीक है। लिटमस पत्र जो है वो लीचेन नामक एक पौधा होता है जिससे निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि पौधे से निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है कि प्रायः इसे सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने आपको आगे बताया, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है, मतलब लिटमस विलयन जो होता है दोस्तों वह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, मतलब वो उदासीन होता है, ठीक है दोस्तों। तथा यह बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का, आपको इसका भी जो बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों एग्जाम में, जो 1 नंबर या क्वेश्चन आता है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है, मतलब वो जो है ओरिजिनल में किस रंग का होता है। तो आपको क्या बताना दोस्तों, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का। उसके बाद यहाँ बता रहा है आगे बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, ठीक है, आपको पता है लाल पत्ता गोभी मार्केट में मिलता भी है, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, उसके बाद हाइड्रीजिया, तो उसके बाद पेंटिनिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा कि जेरानियम, जैसे कई फूलों, ये सब फूल का नाम है, ठीक है दोस्तों, ये सब जो है ये सब बता रहा है, ये सब फूल का नाम है, से कई फूलों का रंगीन पंखुड़ियाँ, जिसका रंगीन जो पंखुड़ी होता है, ठीक है, पंखुड़ियाँ का किसी विलयन के में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति के सूचक करते हैं। मतलब दोस्तों यदि आप एक वाइट पेज लीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले आप इसका जो है जाँच अपने घर पर भी कर सकते हो, जैसे कि आप अपने घर में एक वाइट पेज लीजिएगा, ठीक है। पेज लेने के बाद में दोस्तों उसमें आपको क्या करना, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि लाल पत्ता गोभी, ठीक है, तो आपको लाल पत्ता गोभी का जो ऊपर का पत्ता होता है उसको आप उस पेज में रगड़ देना, ठीक है दोस्तों। रगड़ने के बाद आप उसको सुखा दीजिएगा, उसको आप धूप में सुखा दीजिएगा। सुखाने के बाद में आप उस पर देखिएगा एक नींबू का 1 बूंद डालकर, ठीक है, यदि आप नींबू का 1 बूंद उसमें डाल देते हैं तो देखिएगा उसका रंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वह किसके कारण होता है दोस्तों, वह अम्ल के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। ठीक है, देखिए अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझना। चलिए अब समझते हैं। यहाँ पर प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक, ये दोस्तों लेने का नहीं है, ये आपको समझाने का नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि इसमें बहुत सारा सूत्र दिया हुआ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसको ले लिया हूँ ताकि आपको जो है ये सूत्र सब आप लोग लिख सके और आप याद कर सके। ठीक है दोस्तों, ये आपका घर में पढ़ने का है, जो कि मैं आपको ये क्रियाकलाप सब जितना भी देता है दोस्तों, ये घरे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखता हूं, मैं आपको इसको बता देता हूं कि आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि विज्ञान में प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। इसको आपको नोट करना है, इस प्रकार लिखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, और आपको इस प्रकार का एक तीर लगा के आपको लिखना है HCl। ठीक है दोस्तों, HCl आपको लिखना है। इसी प्रकार आपको लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HNO3। ठीक है, HNO3। उसके बाद एसिटिक अम्ल, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों उसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, NaOH। उसके बाद बता रहा है यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2। ठीक है, CaOH2। तो ये सभी आपको जो है नोट करके लिखना और सभी को आपको याद करना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बता रहा है यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। ठीक है, KOH होता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। के विलयनों के नमूने को एकत्रित कीजिए, यहाँ पर बता रहा है एकत्रित कीजिए। उसके बाद बता रहा है कि ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन, यहाँ पर सभी का विलयन बता रहा है। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी विलयन का एक एक बूंद जो है वो ग्लास के बारी बारी से रखिए, मतलब ग्लास में आप बारी बारी से रखिए, और सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों की जांच कीजिए। और लाल लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र, फिनोप्लोफिन जो कि मैंने आपको बताया, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, विलयन के साथ दिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको यहाँ पर देखने बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब प्रयोगशाला में करने का है। मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए बता दिया ताकि आपको ये सूत्र सब याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर जो सारणी आगे का जो क्रियाकलाप है उसी के आधार पर ये सारणी को भरने बोला। ठीक है, यहाँ पर जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पर बता रहा दोस्तों रंग में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है। मतलब कोई यदि लिटमस पत्र मान लीजिए ले लिए, तो लिटमस पत्र में यदि हम अम्ल को डालें तो उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। वही यहाँ पर बता रहा है कि सूचक से हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, उसके बारे में हमें पता चलता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीयता और क्षारकीयता के माध्यम में भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब आप समझिए कुछ ऐसा भी सूचक होता है जिसको यदि मतलब गंध, यहाँ पर जिसकी गंध जो है वो अम्ल और क्षारक माध्यम में भिन्न हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी गैस होता है, गैस बहुत सारा गैस भी है दोस्तों, ठीक है, जिसका अम्ल और क्षार के माध्यम होता है, तो वो सब का जब उसमें जब अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? उसका गंध जो है वो बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कुछ सूचक की जांच करें। तो यहाँ पर जांच करने के लिए फिर क्रियाकलाप दे दिया हो जो कि आपका प्रयोगशाला में करने का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपका वही पूरा क्रियाकलाप दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको जो है मैंने आपको इसलिए ये पेज लिया है ताकि आपको एक बात बता सकूं। तनु सल्फेट सबसे पहले जो है HCl और यहाँ पर NaOH के बारे में मैं आपको बताने के लिए ये पेज को लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि HCl। ठीक है दोस्तों, HCl के बारे में आपको ये मालूम नहीं है कि सबसे प्रबल, ठीक है दोस्तों, सबसे प्रबल यदि पूछेगा, सबसे प्रबल, ये गलती हो गया यहाँ पर, सबसे प्रबल यदि अम्ल पूछेगा, सबसे प्रबल अम्ल, ठीक है दोस्तों, सबसे प्रबल यदि अम्ल पूछेगा तो आपको क्या बताना है दोस्तों? सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र मैंने आपको आगे बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, HCl। और यदि सबसे प्रबल मतलब आपको समझना चाहिए सबसे शक्तिशाली अम्ल, मतलब सबसे ज्यादा खट्टा होता है ये। ठीक है दोस्तों, HCl। ठीक है, उसके बाद बता रहा है यहाँ
कि NaOH जो होता है दोस्तों, ये सबसे प्रबल क्या होता है, क्षारक होता है। ठीक है, सबसे प्रबल जो क्षारक होता है, क्षारक, वह होता क्या होता है, NaOH। और सबसे यदि अम्ल पूछेगा, सबसे शक्तिशाली अम्ल, तो ये हो जाएगा HCl। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज है ये वही, इसमें पूरा जो एग्जाम्पल आपका दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बता रहा है कि आपके प्रेक्षण के आधार पर आपने वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल को किसी गंधीय सूचक की तरह से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बता रहा कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्रियाकलाप इसमें समझा देता हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बता रहा कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए चित्र 2.1। अब देखिए, इसीलिए मैं आपको ये सब नहीं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब चित्र का बात बोल रहा है, अब हमको पूरा बुक खोल के आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हो, अपने बुक यदि आपके पास में है तो आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। अपने प्रखनली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए तथा इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ बता रहा है कि दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखेंगे, जब आप उसमें डाल दोगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो आप जिंक का टुकड़ा जब उसमें डालोगे तो उसमें क्या देखेंगे आप। उसके बाद बता रहा है कि उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। उत्कृष्ट जो गैस निकलेगा उसको साबुन के विलयन से जब प्रवाहित करेंगे तो साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले में के पास ले जाइए। उसके बाद आप बता रहा कि आप क्या परीक्षण करते हैं। कुछ अन्य अम्ल जैसे कि HCl, HNO3 और CH3 COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराइए। ठीक है, ये पूरा क्रियाकलाप करने बोला, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वही आपका चित्र जो उसमें बताया गया कि चित्र 2.1। ठीक है दोस्तों, ये आपका चित्र है, इसको आप देख के उस क्रियाकलाप को आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं, जो आगे अभिक्रिया किया उसमें बता रहा कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस का रूप में विस्थापित करती है। ठीक है, इसको आप समझिए, ये समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर बता रहा कि धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु, जो धातु, कोई भी धातु आप ले सकते हो, जैसे कि कोई भी धातु, एल्युमिनियम वगैरह कोई भी धातु आप ले सकते हो, तो धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, लवण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लवण कहते हैं उसको। या फिर उसके बाद यहाँ पर बता रहा आगे कि अम्ल के, ये आपको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको किस प्रकार क्वेश्चन बनाना मैं आपको बता दे रहा हूँ। लवण किसे कहते हैं, ठीक है, लवण किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि यहाँ पर लिखना धातु, यहाँ से आपको लिखना धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है, उसे लवण कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है कि लवण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए आगे बता रहा है, यहाँ अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया से इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अम्ल के साथ यदि कोई भी धातु अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है दोस्तों, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यदि कोई भी जो है अम्ल कोई धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा कि अम्ल और धातु दोनों जुड़ गया है, दोनों जुड़कर क्या बना रहा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें मिलता ही है। ठीक है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन आपको मिलेगा ही, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ बता रहा है कि आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया, क्या आप समीकरण में लिख सकते हैं, तो यही इसी को आप समीकरण में लिख सकते हैं। आपने मान लीजिए ले लिए कोई भी धातु, कुछ भी आपने धातु ले लिए, जैसे कि Na ले लिए। ठीक है, Na एक सोडियम का होता है। सोडियम को जब आपने अभिक्रिया करोगे किसके साथ, धातु के साथ, नहीं धातु ये तो हो गया Na। उसके बाद अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करोगे तो सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए Na मैंने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले Na एक धातु है। ठीक है, धातु ले लिया, प्लस बताया है तो प्लस लिया। उसके बाद यहाँ अम्ल का मैंने सबसे शक्तिशाली जो अम्ल होता है HCl होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर HCl ले लिया। तो ये दोनों जब बनता है, जब मिलता है तो क्या बनता है, लवण। लवण आपको जो है जैसे कि हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NaCl
प्लस यहाँ H2 आपको बनेगा। H2 आपका यहाँ पर बनेगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपका बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमको दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले NaCl जो होता है वो किसका सूत्र है, आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि NaCl किसका सूत्र है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये जो क्रियाकलाप को टुकड़े को फिर से वही बताया, एक प्रणाली में जिंक के कुछ दानेदार के टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसको गर्म कीजिए और तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार उसको प्रेक्षण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा जैसे कि इस अभिक्रिया में निम्नलिखित प्रकार मिलता है, जैसे कि इसमें NaOH लिया। ठीक है, NaOH किसका सूत्र होता है, ये आपको बताया कि सबसे प्रबल क्षारक होता है। ठीक है, उसको जो है कोई भी क्षारक, पहले मैंने अभी जो आपको बताया ऊपर, तो पहला जो पेज आपको अभी बताया कि अम्ल के साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, धातु के साथ, मतलब यहाँ पर एक तो धातु है जिंक। ठीक है, और जिंक के साथ ये क्या है दोस्तों, क्षारक है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि क्षारक का अभिक्रिया करके दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो पहला पेज मैंने आपको बताया, इससे पहला पेज इसमें मैंने आपको बताया अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है। ठीक है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये जो उसके बाद वाला पेज है, इसमें आपको करा रहा है यहाँ पर NaOH जो कि एक क्षारक है, और क्षारक का अभिक्रिया करा रहा है जिंक के साथ। ठीक है, तो जिंक के साथ जब अभिक्रिया करा रहा है तो क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ भी इसमें भी कोई भी धातु अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, Na2H और Zn मिलकर यहाँ पर Na2ZNO3 बना रहा है, जो कि जिसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट इसको कहा जाता है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में को पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अब। तो चलिए देखते हैं धातु कार्बोनेट जो है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप समझते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बता रहा कि उत्पादित, ठीक है, वो जो अभिक्रिया जब आप कीजिएगा तो यहाँ पर बता रहा कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उत्पादित उसमें क्या होगा, उत्पादित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, चूना का पानी जैसे कि घर में रंग उंग करते हैं तो ये आपको पता है चूना पानी कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए चूने का जो सूत्र होता है दोस्तों, चूने का सूत्र होता है, आपको लिख लेना। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना है कि चूने का सूत्र क्या होता है, आपको लिखना CaOH2। ठीक है, ये आपको लिखना है चूने का पानी, या फिर आप सिर्फ लिखिएगा कि चूने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चूने का सूत्र होता है CaOH2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ जब आप अभिक्रिया करवाइएगा तो आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें श्वेत अवक्षेप मिलेगा जो कि CaCO3 प्लस H2O हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, H2O मतलब पानी प्लस CO3 इसमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ बता रहा कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर, ठीक है दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्नलिखित क्रिया होती है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसको जब अभिक्रिया करवाइएगा तो इसमें क्या बोलेगा, जल में विलयशील, ठीक है, CaHCO3 ये आपका बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप समझते हैं। यहाँ पर बता रहा कि चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर आपको मालूम है किसको कहते हैं, खड़िया आप इसको भी बोल सकते हैं। जो दोस्तों पहले मतलब अभी तो आप लोग 10th में हो, ठीक है, आपको 10th में यदि हो तब पर भी अभी स्कूल में दोस्तों चौक से लिखता है। ठीक है, आपको मालूम है चौक उसी को बोला जाता है, उसको पहले आपको जो है सिलेक्ट वगैरह में जो बच्चा लोग लिखता है उसको खड़िया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, खड़िया। उसके बाद बता रहा है यहाँ कि संगमरमर, ठीक है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। किसका रूप है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का भिन्न भिन्न रूप है। कौन सा, चूना पत्थर, खड़िया और एवं संगमरमर। ठीक है, ये जो है तीनों किसका रूप है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे बता रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण
और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिखना है। आपको जो है देखिए, मैं आपको इसको क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाना है। आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ये आपको क्वेश्चन बनाना है ये। ठीक है, इसको धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर क्या बोला मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर बोला दोस्तों कि सभी धातु एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, वही आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है सभी नहीं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का आपको लिखना है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जोड़ देना है तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होता है ये आपको जोड़ देना है। उसके बाद आपको उत्तर में यहाँ पर लिखना है इस प्रकार का, आपको उत्तर में लिखना है कि सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ये आप लिख लीजिएगा तो आराम से आपको नंबर दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर बता रहा, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, ये इस अभिक्रिया को जो है इस प्रकार के व्यक्त करते हैं, मतलब इसी प्रकार का एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझा दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारक के परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक जो है दोनों मिलकर अब कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके बारे में आप समझते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने आपको आगे बताया कि ये आपका क्रियाकलाप है, या आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ आपको समझना है। देखिए, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षण प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, शुरू में मैंने आपको बताया कि अम्ल एवं क्षारक जब एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है दोस्तों, दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, प्लस माइनस दोनों मिल जाता है। आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों मिल जाता है तो उदासीन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि आप यहाँ पर बता रहा कि अम्ल और क्षारक यदि दोनों को मिला दीजिएगा दोस्तों तो वह भी उदासीन हो जाएगा, मतलब दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बता रहा कि अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रहा कि NaOH। देखिए दोस्तों, इसको आप ठीक से समझिए, मैं आपको अभी अभी बताया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समीकरण को आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले NaOH प्लस HCl। ठीक है दोस्तों, NaOH प्लस HCl मिलकर क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, देखिए NaOH क्या होता है, मैंने आपको अभी सबसे पहले मैंने बताया आपको कि NaOH जो होता है वो सबसे प्रबल क्या होता है, क्षारक होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे प्रबल क्षारक होता है ये NaOH। उसके बाद HCl जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, सबसे प्रबल अम्ल होता है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर दोनों का जब अभिक्रिया करा रहा, देखिए दोनों यहाँ पर जोड़ रहा है। ठीक है, दोनों का जब जोड़ रहा दोस्तों तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, NaCl प्लस H2O। NaCl आपको मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसका सूत्र होता है, नहीं बताएंगे तो आप समझिएगा कैसे। ठीक है, NaCl जो होता है दोस्तों वह होता है नमक का सूत्र। ठीक है दोस्तों, NaCl होता है नमक का सूत्र, होता है नमक, जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं उसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है दोस्तों, NaCl होता है नमक का सूत्र, प्लस क्या बनता है यहाँ पर H2O। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। ये जो है लवण बन गया प्लस जल बन गया, इसको भी आपको लिख लेना है। आपको मैं क्वेश्चन फिर से बना दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बना दे रहा हूँ बार बार। ठीक है दोस्तों, VBI क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आपको क्वेश्चन बनाना है। आपको ये क्वेश्चन बनाना है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, ठीक है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, इसको आपको काटना। ठीक है, इसको काट देना है। आपको लिखना है अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, ये आपको बनाना है। तो उसके बाद आपको जो आंसर लिखना है वो आपको ये लिखना है। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इससे दो आपका जो है दो क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन में आपको बताया कि ये प्राप्त होता है, आपको यहाँ तक लिखना है, सिर्फ यहाँ तक आपको लिखना है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया करने से, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया करते से क्या बनता है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। ये सबसे पहला लाइन आपको पूरा लिख देना है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना दूर तक आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप और एक क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें आपको लिखना है दोस्तों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको भी आपको
अब आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन बनाना है और आपको आंसर जो लिखना है वो है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख दीजिएगा और यदि आप लोग यहाँ से लिख देते हैं, फिर आपको जब मैं मेन पॉइंट जब आपको लिखाऊंगा तो आपको सारा जितने भी आपका इसमें से क्वेश्चन बनता है सब मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बता रहा है यहाँ कि सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जब एग्जाम में जब आप लिखिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप एग्जाम में लिखिएगा, जब आपको साइंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा सा बना के लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यदि बोलेगा कि अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यदि आपको पूछ देगा तो आपको लिखना अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनाते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद नीचे में आप इसको जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक मिलकर क्या बनाता है, लवण प्लस जल। ये आप लिख देते हैं दोस्तों तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता है, समझे ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसको आगे। यहाँ पर सबसे पहले बता रहा है, ये भी क्रियाकलाप है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, ठीक है, तथा उसके हिलाते हुए से धीरे धीरे थनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए, ठीक है। उसमें HCl में आपको मिलाने बोल रहा है, किसमें, कॉपर ऑक्साइड के विलयन में, ठीक है। उसके बाद बता रहा है विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, ठीक है। चलिए आप इसको समझते हैं आगे। आगे यहाँ पर बता रहा है कि आप देखेंगे कि, ठीक है, आप देखेंगे कि विलयन का जो रंग है वो नीला, ठीक है, नील हरित हो जाता है, मतलब हल्का नीला और हल्का हरा हो जाएगा, ठीक है। तथा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, जो कि पूरा कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा और विलयन का नील हरित रंग जो है वो अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनाने के कारण धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, जब आपका क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा मेन पॉइंट से, तभी आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन लिखा दूंगा जिसमें आपका इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कीजिए। इसी को जो आप कुछ भी धातु जब आप लेंगे तो उसको समीकरण लिख के यहाँ पर बता रहा है कि संतुलित करने, जो कि मैंने आपको पहला अध्याय में समझाया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जब बताया था तो आपको संतुलित करने सिखाया था, ठीक है। तो उसको संतुलित करने भी बोल रहा है। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है। लवण एवं धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है, ये भी आपको बनाना है, धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षार की ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आज यहाँ तक आपका समाप्त हुआ। अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों वो यहाँ से होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका नेक्स्ट क्लास यहाँ से होगा, क्षारक के साथ ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। ये आपका यहाँ से आपका जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। तो आप लोग अपने किताब में जो जहाँ तक आपका खत्म हुआ वहाँ पर नीचे में आप टिक मार के रख लीजिएगा कि यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाई कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो नीचे में जो रेड कलर का बटन है उसको दबा दीजिए, साइड में बेल आइकन की आपका घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आपका कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन हो तो तुरंत मिल जाए और आपको इसी तरह लाइन बाय लाइन समझने को मिले, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह अभी जिस तरह माहौल चल रहा है, या फिर आपका टीचर जैसे कि आपका स्कूल टीचर, हाँ स्कूल टीचर आपको बताते होंगे, लेकिन इतना विस्तार से आपको एक एक लाइन पढ़ा के वो भी आपको नहीं समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दीजिए, आपको इसी तरह का पढ़ाया जाएगा आगे भी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।